नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स समझो एक इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में अगर वो रिवोल्यूशन कर रहा है तो एनर्जी लॉस करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट को जंप करता है और एनर्जी गेन करने के बाद वो एक्साइटेड होके वो आउटर यानी कि हायर एनर्जी लेवल को वो जाता है, यानी कि उसका हायर लेवल पे आना जाना, यानी कि हायर लेवल पे जाना और उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आना, इसे ही कहते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर। बोले तो यानी कि इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि एनर्जी यानी कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम होगा, वो एटम जब यानी कि जब कोई मेटल होगा, मेटल का कोई एटम होगा, उसके ऊपर जब अब एक्सटर्नल एनर्जी पड़ती है तो एक्सटर्नल एनर्जी पड़ने के बाद वो एनर्जी को वो एटम एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब करने के बाद उसमें जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। एक्साइटेड होने के बाद वो हायर लेवल पे जंपिंग करते हैं, मीन्स दे कैन जंप टू द हायर लेवल, यानी कि वो हायर लेवल पे वो जंपिंग करते हैं। और हायर लेवल पे जंपिंग करने के बाद वहाँ वो रिवोल्यूशन करते हैं और वहाँ एनर्जी लॉस करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट पे जंपिंग करते हैं। यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से लेके हायर एक्साइटेड होना, यानी कि हायर लेवल पे जाना और हायर लेवल से ग्राउंड लेवल पे आना, इसे ही कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन जंपिंग। और इसका ही मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का क्वांटम के फॉर्म में कन्वर्जन होता है, इसे हम एनर्जी क्वांटाइजेशन कहते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको एक एक्साइटेड स्टेट दिखाया, एक ग्राउंड स्टेट, ये बिफोर यानी कि शुरुआती कंडीशन में, और ये आफ्टर कंडीशन में है बाद में। यानी कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लॉस करने के बाद वो इस तरह से एक्साइटेड स्टेट वो ग्राउंड स्टेट में आता है, और जब वो एनर्जी रिलीज करता है, एमिट करता है, उसे कहते हैं हम एनर्जी क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देखो ये दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट। और ये जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तब ये कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी वो रेडिएट करता है, और जो एनर्जी रेडिएट की जाती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं एच न्यू। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एच न्यू। ओके, और यानी कि ये देखो मैंने ये बिफोर कंडीशन है और ये आफ्टर कंडीशन है, यानी कि बाद में फाइनल कंडीशन है। देखो यहाँ हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से यहाँ दिया गया है। देखो, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्वांटाइजेशन हम किसे कहते हैं? ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी रेफर्स टू वेल डिफाइंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। वेल डिफाइंड है और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। वेल डिफाइंड और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि उसी एक क्वांटम का, एक ग्रुप का, एक बंच की एनर्जी होती है और उसकी फिक्स एनर्जी होती है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि कम ज़्यादा होना वहाँ कुछ भी नहीं, कांस्टेंट एनर्जी रहती है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी रेफर्स टू वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होती है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक फिक्स ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसी क्वांटा की, कम ज़्यादा नहीं होती। बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल सजेस्ट दैट द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। बोर्स थ्योरी में क्या कहा गया है, अगर किसी एटम की जरिए एनर्जी अगर एब्सॉर्ब की जाती है और अगर रेडिएट भी की जाती है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दैट वन पैकेट इज कॉल्ड एज वन क्वांटा, and that process of energy conversion in the form of packets, in the form of quanta, that is called as energy quantization, that is called as energy quantization और always quantized यानी कि कन्वर्ट किया जाता है।
ओके, आगे का पॉइंट क्या है, देखो आगे का पॉइंट इसमें देखते हैं। तो देखो इस तरह से है, क्या है, यहाँ एक ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी गेन करने के बाद ये इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में जंपिंग करता है, और एक्साइटेड स्टेट में यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉन वो रिवोल्यूशन करता है राउंड द न्यूक्लियस राउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंडिंग में रिवोल्यूशन करने के बाद वो वहां एनर्जी रिलीज करता है, लॉस हो जाती है एनर्जी। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुबह जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको एनर्जाइज्ड फील हो जाता है। एनर्जाइज्ड फील होना बोले तो एक उत्साह संचार जाता है हम में, एक उत्साह आ जाता है, और उसी उत्साह के ऊपर हम क्या करते हैं, उसी उत्साह के ऊपर हम एक हमारे कॉलेज में जाते हैं, हमारा जो कुछ भी वर्किंग प्लेस है, वर्किंग प्लेस में हम जाते हैं, और वर्किंग प्लेस में जाने के बाद हम दिन भर वहाँ काम करते हैं, और काम करने के बाद हमें थोड़ा सा एनर्जी लॉस हुआ इस तरह से फील होता है। दिन भर हम वहाँ काम करते हैं, हम काम करने के बाद थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ काम करता है, रेवोल्यूशन करता है, और रेवोल्यूशन करने के बाद ये बाद में ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। मीन्स इट कैन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि ये एनर्जी लॉस करता है। तो लॉस कितना होता है, तो ये Hnu के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। ग्राउंड स्टेट से अगर वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो एनर्जी का एब्सॉर्प्शन करता है, और वो एक्साइटेड स्टेट से अगर वो ग्राउंड स्टेट को आता है तो एनर्जी का वो लॉस करता है। ये रहा लॉस ऑफ एनर्जी, एमिशन। देखो इस तरह से मैंने जिगजैग वाली लाइन से दिखाया है, और जिगजैग वाली लाइन को Hnu से दिखाया। दिस Hnu इज कॉल्ड एज, दिस Hnu इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। एक क्वांटम की एनर्जी होती है, ओके, एक क्वांटम की एनर्जी। अगर ये एक क्वांटम की एनर्जी है तो आगे किस तरह से होता है, देखो इस तरह से। कंसीडर अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एनर्जी लेवल। एक इलेक्ट्रॉन है और उसे हम टू एनर्जी लेवल में इमेजिन कर रहे हैं। तो टू एनर्जी लेवल बोले तो अभी अभी मैंने बताया था, जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड, इसी तरह से। सपोज E1 and E2 be the energies of two energy levels. E1 and E2, यानी कि E1 is the first energy level and E2 is the second energy level, और stationary orbits। हम stationary orbit किसे कहते हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो stationary orbit हम उसी ऑर्बिट को कहते हैं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है, लेकिन वहाँ किसी भी टाइप की एनर्जी वो रेडिएट नहीं करता, यानी कि दैट डजंट रेडिएट द एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और एनर्जी रेडिएट ना करने की वजह से आपको ये देखने को मिलता है एनर्जी, टू एनर्जी लेवल्स ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, देन द एनर्जी चेंज विल बी। तो एनर्जी चेंज कितना होगा, तो देखो इस तरह से, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, और E1 क्या है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है। यानी कि इस तरह से ये देखो E1 रहेगा, और ये जो रहेगा ना, ये रहेगा E2, और इन दोनों के बीच यहाँ की एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ की एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस E2 माइनस E1 रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज Hnu। ओके, तो इस तरह से ये Hnu की एनर्जी होगी। दोस्तों बच्चों, अभी तक आपने चैनल पे, आज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करो, ताकि आगे आने वाला जो कुछ भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वीडियोस देख पाओगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इस तरह से मैंने आपको कहा है। ओके, चलो आगे का और क्या है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये बीच का डिफरेंस E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल्स टू Hnu है। ओके, और देखो यहाँ मैंने बताया आपको, ये देखो E2 है और ये क्या है, E1 है।
ये दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहती है, कहा मैंने, फिक्स्ड फॉर गिवन ट्रांजिशन। गिवन ट्रांजिशन बोले तो उसका अगर ये E2 से अगर E1 में जंपिंग कर रहा है तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन अगर ये E3 से थर्ड एनर्जी लेवल से अगर ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है इसी तरह से, तो यहाँ की एनर्जी अलग होगी। यानी कि यहाँ की E3 माइनस E1 दैट इज डेल्टा E, और ये अलग सी रहेगी। यानी कि अगर ये E2 टू E1 आ रहा है तो एनर्जी अलग रहेगी, और E3 टू E1 आ रहा है तो भी एनर्जी अलग रहेगी। यानी कि इस तरह से ये डिफरेंट एनर्जीज आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट बिफोर। ओके, तो देखो E2 माइनस E1, इसी तरह से वही आपको मैंने बताया है। तो इसके बाद द गिवन ट्रांजिशन डेल्टा E इज फिक्स्ड फॉर गिवन ट्रांजिशन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी एब्सॉर्ब। कैसे? इलेक्ट्रॉन विल बी एब्सॉर्ब और एमिट द एनर्जी ऑफ ओनली दिस मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज न्यू। ये न्यू से आप रिप्रेजेंट करोगे। एनर्जी एमिट द एनर्जी ऑफ ओनली दिस मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। व्हेन इट undergoes transition between energies level E1 and E2, इन दोनों के बीच ही एक ट्रांजिशन हो जाता है। यानी कि शुरू में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम E1 टू E2 और बाद में वो E2 टू E1 आता है। लेकिन ये जब E1 टू E2 जाता है, जब तब ये एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और जब वो E2 टू E1 आता है तो इसी तरह की एनर्जी वो रेडिएट करता है, और रेडिएट करने के बाद एनर्जी का अमाउंट कितना होता है, h होता है। इसलिए व्हेन इट अंडरगोज द ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ E1 एंड E2, ओके, फॉर एमिशन ऑफ एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 है। फॉर ट्रांजिशन फॉर द एमिशन ऑफ एनर्जी वो कितनी है, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1 इसी तरह से है। ओके, तो इस तरह से फॉर absorption of energy that is the delta E dash is equals to E1 minus E2 है। ये देखो, ये एमिशन के टाइम पे है, एमिशन के टाइम पे कितना है, डेल्टा E is equals to E2 minus E1 है, डेल्टा E2 minus E1। ओके, और जब एब्सॉर्प्शन करता है, यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब जब करता है, एब्सॉर्प्शन करते वक्त ये कितना रहता है, तो ये रहता है, देखो डेल्टा E डैश इज इक्वल्स टू क्या है, E1 माइनस E2 है। ये E1 माइनस E2 है, यानी कि E1 की एनर्जी ज़्यादा होती है उस वक्त और E2 की एनर्जी कम, यानी कि वो एब्सॉर्ब करता है उस वक्त। ओके, तो इसके बाद ये रहा ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी के ड्रॉबैक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, हम बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ने थे। कंक्लूजन, हमारे बुक में खाली कंक्लूजन दिए हैं, लेकिन ड्रॉबैक भी क्या है ये भी हम देखते हैं। तो देखो, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर थ्योरी ऑफ एन एटम, एक एटम के, बोर थ्योरी एटम, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर थ्योरी ऑफ एन एटम। तो क्या रहेंगे, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर थ्योरी आर एज फॉलोज। किस तरह से है, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर थ्योरी आर एज फॉलोज। लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स किस तरह से, तो अभी हम देखते हैं। देखो, it cannot explain the emission spectra of atoms containing more than one electron। क्या है, cannot explain the emission spectra of atoms, cannot explain the emission spectra of atom containing more than one electron। यानी कि ये जो ड्रॉबैक, यानी कि ये जो बोर थ्योरी दी है, रुदरफोर्ड्स बोर थ्योरी, that this बोर थ्योरी is only for हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एटम है कि उनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसके बारे में कोई भी एमिशन दिखाया नहीं है।
इसलिए कैनॉट एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर है तो उसका यहां एमिशन नहीं होता। उसके बाद इट कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इट कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं किया गया किसका, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्ट्रक्चर। व्हेन हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ्स वेर यूज्ड। फाइन स्पेक्ट्रोग्राफ्स के बारे में, इसके बारे में नहीं बताया गया है। ओके और इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ सम एमिशन लाइन्स, some emission lines in the presence of strong magnetic field, that is the Zeeman effect के बारे में वहां नहीं बताया गया है। यानी कि it cannot explain splitting of some emission lines, splitting of some emission lines in presence of strong magnetic field। strong magnetic field में ये नहीं बताया, यानी कि Zeeman effect का explanation नहीं दिया गया। उसके बाद it cannot explain splitting of emission spectrum in presence of electric field। ए बी देखो, it cannot explain splitting of emission, splitting of emission spectrum in presence of electric field, electric field और magnetic field के बारे में, यानी कि it cannot explain the splitting of some emission lines in presence of strong magnetic field। इसे कहते हैं हम जीमन इफेक्ट। ए भी नहीं बताया, मैग्नेटिक फील्ड में इसका जो कुछ भी स्प्लिटिंग होता है वो स्प्लिटिंग नहीं बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो कुछ भी स्प्लिटिंग होता है ए भी नहीं बताया, यानी कि स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बताया गया। उसके बाद इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, यानी कि जो कुछ भी एटम्स रहते हैं उन एटम के बीच एक बॉन्ड तैयार होता है, और जो बॉन्ड तैयार होता है वो तैयार होने वाले बॉन्ड के बारे में इसमें यहां कुछ भी नहीं बताया गया है। यानी कि हमें पता है कि समझो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए एटम में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन के सहायता से, इलेक्ट्रॉन की लेन देन से दो एटम के बीच एक बॉन्ड तैयार होता है, और वो बॉन्ड किस तरह से तैयार होता है इसके बारे में बोर्स थ्योरी में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसलिए ए भी कुछ पॉइंट्स फेल हो जाते हैं यहां। 6 पॉइंट, बोर पिक्चर्ड ईच अलाउड एनर्जी लेवल एज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, 2 डायमेंशनल but in the light of uncertainty principle, cellular orbit loses its significance, cellular orbit loses its circular effects। okay, circular orbit, cellular बोला मैं। okay, the Bohr pictured each allowed energy level, pictured एक आइडेंटिफिकेशन दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, allowed the energy level as circular orbit, circular orbit अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स रहते हैं। ओके, 2 डायमेंशनल फॉर्म इस तरह से, लेकिन एक्चुअली 3 डायमेंशनल, यानी कि इस तरह से भी रिवोल्यूशन करते हैं, इस तरह से भी रिवोल्यूशन, इस तरह से भी रिवोल्यूशन, यानी कि रिवोल्यूशन इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल प्लेन। बट इन द लाइट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सर्कुलर ऑर्बिट लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस। सर्कुलर ऑर्बिट में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक फिक्स ऐसा बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनका फाइंड होना एक फिक्स ऐसे सेल में होता है, फिक्स ऐसे जगह में होता है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल एक फिक्स ऐसी लाइन नहीं होती कि वहां ये मिल रहा है, वहां वो आपको देखने को मिल रहा है, इसी तरह से नहीं होता वो खाली उसका रेवोल्यूशन चालू ही रहता है, लेकिन उसका एक आगे पीछे, यानी कि एक कुछ ऐसा एक एरिया रहता है कि उसी एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। ओके, और उसी तरह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सर्कुलर ऑर्बिट लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस। 7th पॉइंट, दिस कंसेप्ट प्रोपोजेस दैट द एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया है, MVR is integral multiple of h/2π, but it does not explain why it can be h/3π, h/4π, यानी कि h/2π ही क्यों है, h/3π क्यों नहीं, h/4π क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यानी कि एनर्जी कैन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटेड एनर्जी, where its angular momentum is equals to nh/2π।
2 पाई, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल बाय h बाय 2 पाई अगर इस तरह से है तब भी वो वहां विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी रिवोल्यूशन करता है। लेकिन ये क्यों, इसके बारे में उन्हें एक्सप्लेनेशन देना नहीं हुआ। ओके, आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। तो इस तरह से ये देखो, बोर्स के कुछ ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताया है, यानी कि बता दिए है। लेकिन हमारा आगे का जो वीडियो है, आगे का जो बीट है, तो आगे के बीट में हम बहुत विस्तार से देखने वाले हैं कि जो कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे बहुत ही शॉर्ट टर्म्स आपको बता दिए गए हैं, बहुत ही शॉर्ट, यानी कि एनर्जी के बारे में आपको बहुत ही स्मॉल बता दिया गया है, एनर्जी ऑफ आर स्क्वायर एन स्क्वायर वगैरह। उसके बाद उसका रेडियस के बारे में भी बहुत ही स्मॉल बता दिया गया है, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, उसके वेलोसिटी के बारे में बहुत ही यानी कि बहुत लिमिटेशन, यानी कि खाली एक एक फार्मूले में भी बता दिया गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लेंदी है, आपको खाली लिखना होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये आपको आगे पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, फिर भी यहाँ इसका एक इक्वेशन दिया है, इसीलिए मैं यहाँ भी लेना चाहता हूँ, यहाँ भी आपको ये डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ मैं कि एक्चुअली उसकी ऑर्बिट एनर्जी किस तरह से तैयार होती है, उसका रेडियस कितना है, ये पूरा का पूरा मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही, मैंने बोला ही है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो किया होगा आपने, श्योरली लाइक किया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं, तो आपने श्योरली लाइक किया होगा, श्योरली अटेंडेंस भी आपने दी होगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, दोस्तों तक इसे भेजिए, क्योंकि आप जैसे कि आपको अच्छा लगता होगा कि चलो लॉकडाउन का टाइमिंग है और स्कूल कॉलेजेस भी नहीं है, ट्यूशन्स भी नहीं है, तो इसी टाइम में हमें ये अच्छा मिल रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि उन तक मैं पहुंच नहीं पाया, अभी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप मुझे पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपका एक शेयर बटन दूसरे भी बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकता है। आपका एक शेयर, आपका एक, उसके ऊपर जो वीडियो के नीचे शेयर बटन है वहाँ क्लिक करके आप अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर शेयर करते हैं तो दूसरे भी बच्चों को ये चांस मिलेगा और वो भी अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से स्टडी करेगा और उसका भी टाइम कुछ एक काम को लग जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा आपका जो थिंकिंग लेवल है उससे थोड़ा सा बड़ा करिए, कंजर से यानी कि संकुचित वृत्ति से मत रहिए, थोड़ा सा बड़ा सोचिए और बड़ा सोच के बड़ा हो जाइए। आप बड़ा सोचो तो बड़े बन जाओगे। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेयर करो। ओके, तो इस तरह से हमने ड्रॉबैक और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो मैं आपको रनिंग में आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ये जो है, ये आप कल वीडियो में इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा है, इसके डेरिवेशंस थोड़े से ज़्यादा है, स्पेशली लेने होते हैं, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में इसे मैं बताने वाला हूं और डिटेल में लेने वाला हूं। थोड़ा सा रनिंग में मैं आपको इस तरह से इसकी रेडियस वगैरह बता देता हूं। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द बोर्स थ्योरी ऑफ एन एटम। ओके, इसी तरह से तो आगे क्या रहेगा देखो, तो इस तरह से ये क्वांटम थ्योरी हम यहाँ अप्लाई करेंगे, पासुलेट्स वगैरह अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद ये आपको रिजल्टेंट इस तरह से ये आपको वेलोसिटी मिलेगी जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी है। इसके बाद इसके रेडियस हम डिटरमाइन करेंगे, जो कि हमने कल के वीडियो में एक स्मॉल दिया, हमारे बुक में बहुत ही स्मॉल दिया है, लेकिन वो इक्वेशन कैसा आया उसका बैकग्राउंड नहीं दिया गया है, तो बैकग्राउंड मैं बताने वाला हूँ। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे, इतनी अच्छी तरह से मैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये है रेडियस, यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, उसका भी ये इक्वेशन है। ओके, इसके बाद आगे का ये देखो, Rn इक्वल्स टू R1 n स्क्वायर, ये खाली इक्वेशन आपको दिया गया है वहाँ। उसके बाद ये देखो नेक्स्ट का है, ये डिफरेंट ऑर्बिट के बारे में, डिफरेंट एनर्जीज है। ओके, डिफरेंट सेल के भी एनर्जीज में आपको डिटरमाइन करके बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। ये देखो एनर्जी का है,
एनर्जी किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी करके दोनों का डिफरेंस लेके हम इस तरह से इसका डिटर्मिनेशन करेंगे। लेकिन कल नोटबुक लेके ही बैठना, अगर नोटबुक नहीं साथ में लेके बैठोगे तो आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, खाली टाइम वेस्टेज होगा आपका। ओके, इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो मैं इसके बाद यानी कि इसके बाद ये एक आएगा वीडियो और उसके लास्ट वीडियो में आप ये देखोगे। यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो शुरू में आपने देखा है वो भी बहुत शॉर्ट में भी बताया आपको किताब में, वो भी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। आप खाली वीडियो देखते रहिए और लिखते रहिए। अगर आप लिखोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके ध्यान में नहीं आएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो कल हम इसके बारे में देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, बड़ा कंसेप्ट है। ये बड़ा कंसेप्ट हम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तो देखो, तो इस तरह से दोस्तों बच्चों आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शाम को मिलेंगे। शाम को बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे फिजिक्स के बैच के लिए, फिजिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो फिजिक्स का जो अपना टाइमिंग है शाम 7 बजे है, 7 से 8। तो शाम 7 बजे सब बच्चे आइए। चलो आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।